Good morning, students. Welcome back in Hindi class. I hope you all are fit and fine at your home. We'll start our next chapter today, and that is name is वाक्य. हम पहले भी वाक्य के बारे में बात कर चुके हैं. हमने देखा था शब्द के बाद हमने वाक्य चैप्टर लिया था, लेकिन इट वॉज नॉट कंप्लीटेड येट. हमने देखा था कि वाक्य जो है वो क्या होता है. तो सबसे पहले हमने वाक्य की परिभाषा देखी थी, और वाक्य की क्या परिभाषा होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं. अर्थात जो वाक्य है, वाक्य को इंग्लिश में हम कहते हैं सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस कहते हैं हम वाक्य को इंग्लिश में. और सेंटेंस का मतलब होता है कि जो भी हमने शब्द लिए हैं उन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकले, ये इसका मतलब है. अर्थात कोई भी हमने मान लीजिए सेंटेंस लिया, वाक्य लिया. वाक्य है राम बाजार जाएगा. ये एक हमने वाक्य लिया, एक सेंटेंस लिया. इसका अर्थ है, अर्थात इसका एक मीनिंग निकल रहा है कि राम जो है वो आज बाजार जाएगा. तो ये जो है ये हमारा क्या है? वाक्य. अगर इसी वाक्य को मैं इसके जो शब्द है उनका क्रम चेंज कर दूं, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, इस तरीके से मैं इसे लिख दूं, तो ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा. ये इसका क्रम सही नहीं है. तो वाक्य बनाते समय हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो वाक्य हम बना रहे हैं उसमें शब्दों का जो है क्रम वो सही हो. क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले कर्ता आता है, कर्ता के बाद, ठीक है, कर्ता को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट. जो इंग्लिश में हमारी फॉर्मेशन होती है सेम वही हिंदी में भी होती है. तो पहले तो हो गया सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद वर्ब. ठीक है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और उसके बाद जो है वो बाकी का ऑब्जेक्ट जो होता है अर्थात कर्म. ये तो इंग्लिश में होता है, लेकिन हिंदी में क्या होता है इसको भी देख लीजिए. हिंदी में सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, और लास्ट में जो है वो क्रिया आती है. ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में. चीजें वही होती है, थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो जाता है. तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है. उसके बाद बात करते हैं कि देखिए अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. हमने ये बात की थी दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक क्रम हमने पढ़ा था, तो वो तो था हमारा शब्द. लेकिन यहाँ हम दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कह रहे हैं? वाक्य. तो आपको ये शब्द और वर्ड इसका ध्यान रखना है. उसके बाद हमने बात कर ली क्रम की. अगली जो बात करते हैं वो करते हैं वाक्य के अंग कितने होते हैं. तो वाक्य के अंगों पर एक बार हम बात कर चुके हैं, एक बार उसका भी ब्रीफ से रिवीजन कर लेते हैं. तो वाक्य के हमने अंग पहले डिस्कस किए थे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं. तो वाक्य के दो अंग होते हैं, और ये दो अंग कौन कौन से होते हैं इनकी चर्चा एक बार फिर से देख लीजिए. वाक्य के दो अंग हैं. एक होता है उद्देश्य. उद्देश्य होता है कर्ता, काम को करने वाला जो है वो कौन होगा? उद्देश्य होगा. और दूसरा जो होगा वो होगा विधेय. और विधेय होगा जो भी क्रिया इस कर्ता के द्वारा की जा रही है वो हमारी क्या होगी? विधेय होगी. ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं कि वाक्य के दो अंग होते हैं. कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, कितना ही बड़ा वाक्य हो, वाक्य के अंग दो ही रहेंगे. और दो अंग कौन कौन से रहेंगे? एक उद्देश्य रहेगा और दूसरा रहेगा हमारा विधेय. ठीक है, अब
इसे सेंटेंस से समझ लेते हैं। मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था, राम बाजार जाएगा। सिंपल चीज है, इसमें आपको सबसे पहले काम कौन कर रहा है उस व्यक्ति को ढूंढ लेना है। जब आप उसे ढूंढ लेंगे तो दोनों जो अंग है आपको अपने आप पता चल जाएगा यहाँ काम कौन कर रहा है। देखिए क्रिया से ही आप प्रश्न पूछ लीजिए, बाजार कौन जाएगा, तो बाजार जाएगा राम, अर्थात राम यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहते हैं और इंग्लिश में विधेय को हम कहते हैं प्रेडिकेट। ये चीजें आप इंग्लिश के साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएंगी। तो राम हो गया हमारा उद्देश्य। अब बाकी जो कुछ बच गया वो सब हमारा बच जाता है विधेय। इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमने कर्ता ढूंढ लिया, हमने उद्देश्य ढूंढ लिया, अब बाकी जो बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा, विधेय बचेगा। चलिए और उदाहरण ले लेते हैं। अथाह समुद्र में ढेरों जीव रहते हैं। ये एक सेंटेंस है, दिखने में बड़ा लग रहा है बट प्रोसेस हमारा वही रहेगा। सेंटेंस में वही दो चीजें हमें ढूंढनी है, एक हमारा उद्देश्य निकलेगा और दूसरा विधेय निकलेगा। तो सबसे पहले क्रिया पे जाते हैं। अभी मैंने कहा क्रिया जो है ऑलमोस्ट टाइम बीच में ही आपको लास्ट में ही मिलेगी और यहाँ पर है रहते हैं। तो कौन रहते हैं, यहाँ पर प्रश्न है कौन रहते हैं, तो रहते हैं जीव। तो यहाँ पर उद्देश्य जो है वो हो गया हमारा जीव, ये है उद्देश्य। बाकी जो कुछ बच जाता है वो क्या बच जाता है, हमारा विधेय बच जाता है, अर्थात इसकी जो क्रिया है ये क्या है, विधेय है। तो फिर बाकी जो ये है, ये ढेरों शब्द क्या है, ठीक है, ये अथाह समुद्र में क्या है। देखिए हर जो उद्देश्य होता है या जो विधेय होता है उसके साथ कभी कभी हमें कुछ और चीज देखने को मिलती है और वो होती है उद्देश्य विस्तार और विधेय विस्तार। ये क्या होता है, तो देखिए उद्देश्य विस्तार होता है ऐसी बातें जो उद्देश्य के बारे में हमें और जानकारी देती है। जैसे जीव, जीव कितने हैं, ढेरों हैं, बहुत सारे हैं। तो ये जो ढेरों शब्द है ये हो गया उद्देश्य का विस्तार, ठीक है। तो इस तरीके से वाक्य में उद्देश्य का विस्तार भी हो सकता है और विधेय का विस्तार भी हो सकता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं हम इसमें। जैसे एक उदाहरण है, आकाश में काले बादल घिर आए। क्या घिर आए, तो काले बादल घिर आए, ठीक है। काम क्यों कौन कर रहा है, घिर कर कौन आया है, तो बादल आया है, अर्थात सब्जेक्ट, अर्थात उद्देश्य कौन है यहाँ पर, उद्देश्य है यहाँ पर बादल। बादल की विशेषता क्या है, वो कैसे हैं, काले हैं। तो ये हो गया उद्देश्य का विस्तार और ये बच गया हमारा विधेय। तो ये बात हो गई हमारी वाक्य के अंगों पर। हमने देखा वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। जो बातें उद्देश्य के बारे में विशेषता बताएगी उद्देश्य की, वो उद्देश्य विस्तार कहलाएगा, और जो बातें विधेय की विशेषता बताएंगी, विधेय के बारे में और अधिक हमें जानकारी देंगी। जैसे बादल आकाश में आए हैं तो ये कहाँ गिराए, आकाश में, ये हमें क्रिया की ही और जानकारी दे रही है, तो ये है विधेय का विस्तार। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं वाक्य के प्रकारों के बारे में। जिस तरह से हमने शब्द के प्रकार देखे थे कि शब्द जो है वो रचना के आधार पर होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, उसी तरह से वाक्य के भी प्रकार होते हैं और वो दो प्रकार से हमारे पास वाक्य बनकर आते हैं। पहला जो है
एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है वाक्य के प्रकार कहे या वाक्य के भेद कहे, दोनों एक ही बात है। तो एक तो हो गया हमारा रचना के आधार पर और दूसरा जो है वो है अर्थ के आधार पर। अर्थात पहली बात रचना के आधार पर की बात करें तो रचना मैंने पहले भी बताया था, रचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर या कहे उत्पत्ति या कहे बनावट, सभी का एक ही मतलब होता है। तो किस तरीके से जो है वाक्य बनाए कैसे जाते हैं, उनका बनाने का तरीका क्या है, वही हमारा रचना के आधार पर कहे या फिर कहे उत्पत्ति या स्ट्रक्चर के आधार पर, बनावट के आधार पर जो है वाक्य के भेद होते हैं। तो ये भेद होते कितने हैं? ये भेद होते हैं 3। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है हमारा मिश्र या कहे मिश्रित वाक्य। मिश्र भी इसे ही कहते हैं, मिश्रित वाक्य भी इसी को ही कहते हैं। और जो अर्थ के आधार पर होते हैं वो होते हैं हमारे 8 भेद। 8 भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो होता है विधानार्थक, दूसरा होता है प्रश्नार्थक, तीसरा होगा संदेहार्थक, इच्छार्थक, उसके बाद हो जाएगा हमारा विस्मयादि या कहें विस्मयार्थक, उसके बाद आज्ञार्थक, उसके बाद है आज्ञार्थक। उसके बाद जो अगला भेद बचता है हमारा वो है नेक्स्ट है हमारा संकेतार्थक, और लास्ट बचता है ये रह जाएगा हमारा आज्ञार्थक। हमारा हो चुका है, ये रहेगा हमारा निषेधार्थक। एक बार फिर से देख लीजिए सारे भेदों को। अर्थ के आधार पर हमारे पास 8 भेद रहेंगे, विधानार्थक, प्रश्नार्थक, संदेहार्थक, इच्छार्थक, विस्मयार्थक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक और निषेधार्थक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो रचना के आधार पर भेद है, और रचना के आधार पर हमने बात की कि हमारे पास 3 भेद है। पहला है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य वो होगा, अभी हमने बात की, सरल वाक्य वो होगा जिसमें एक ही विधेय होगा और एक ही उद्देश्य होगा। सरल वाक्य जिसमें एक ही क्या होगा? उद्देश्य और एक ही विधेय। वो हमारे किस में जाएंगे? वो जाएंगे हमारे सरल वाक्य में। कैसे? जितने भी सिंपल सेंटेंसेस होंगे, जैसे राम खेल रहा है, मोहन पढ़ रहा है,
राधा पत्र लिख रही है। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें उद्देश्य अगर हम देखें तो यहाँ पर उद्देश्य कौन है? राम। यहाँ पर उद्देश्य है मोहन। यहाँ पर उद्देश्य है राधा। फिर बाकी का बच गया, ये क्या है? विधेय। तो यहाँ पर देखिए एक ही विधेय है और एक ही उद्देश्य है हमारे पास। ठीक है, तो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये सेंटेंस कहलाएंगे हमारे सरल वाक्य। सिंपल सी बात है, हमें इतना ही याद रखना है, जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो वो जो वाक्य है वो हमारे कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे हमारे सरल वाक्य। तो फिर संयुक्त वाक्य क्या होता है? देखिए संयुक्त वाक्य में जो संयुक्त वाक्य होते हैं हमारे, इनमें दो वाक्य होंगे और ये जो दो वाक्य होंगे ये आपस में जुड़े हुए होंगे। और किससे जुड़े हुए होंगे? ये होंगे जुड़े हुए किंतु, परंतु, लेकिन, या, और, अथवा, इस तरह के जो हमारे कंजक्शन वर्ड है इन वर्डों से ये जुड़े हुए होंगे। जैसे रोहन बाजार गया है और फल खरीदकर, या कहें और मोहन जयपुर गया है। अब इसमें देखिए हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, अर्थात उद्देश्य भी हमारे पास कितने होंगे? दो। पहला सेंटेंस देखें तो रोहन जो है बाजार गया है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? हमारे पास रोहन है और बाकी बचा हुआ विधेय है। ऐसे ही मोहन जयपुर गया है तो मोहन हो गया हमारे पास उद्देश्य और बाकी बचा हुआ सेंटेंस रह गया हमारा विधेय। तो ये सेंटेंस जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है और से। तो ये और जो है ये इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए ये कौन सा वाक्य हमारा? ये हो गया संयुक्त वाक्य। और उदाहरण देखें, तुम चाय लोगे या कॉफी। ठीक है, ये भी देखिए दो सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, तुम चाय लोगे या कॉफी। यहाँ पर दूसरा जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस बनेगा हमारा कि तुम चाय लोगे या तुम कॉफी लोगे। ठीक है, तो अगर हम इसे ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दें, या तुम कॉफी लोगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये तुम उद्देश्य है और ये चाय लोगे ये विधेय हो गया। यहाँ पर ये तुम और ये कॉफी लोगे ये उद्देश्य विधेय हो गया। इस तरीके से ये किससे जुड़ा हुआ है? या से जुड़ा हुआ है। तो ये भी हमारा कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। उसके बाद जो तीसरा वाक्य का भेद आता है वो है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य जो है इसमें मिश्रित वाक्य में देखिए क्या होता है कि सेंटेंस दो होते हैं लेकिन एक सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होगा, आश्रित होगा, वो हमारा मिश्रित वाक्य कहलाएगा। जैसे राजा ने कहा कि इसे मुक्त कर दो। ये एक सेंटेंस है हमारे पास। अब देखिए राजा ने कहा, राजा ने क्या कहा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इस वाले पर डिपेंड कर रहा है कि इसे मुक्त कर दो। तो ये की से जुड़ा है। अब आपको एक चीज यहाँ पर ये देखिए, जितने भी छोटी की वाले
शब्द आएंगे जिनके लास्ट में छोटी की आएगी या यहाँ पर छोटी की आएगी, वो जो है वो सारे मिश्रित वाक्य के उदाहरण होंगे। चाहे वो क्योंकि हो, चाहे वो की हो, चाहे वो चूंकि हो, ये किसके उदाहरण रहेंगे? ये मिश्रित वाक्य के ही उदाहरण रहेंगे। जैसे राजा ने कहा कि इसे मुक्त कर दो, वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। वह या उसे अपने देश से बहुत प्रेम है क्योंकि वह देशभक्त है। तो इस तरीके से ऐसे वाक्य जो इस तरीके से क्योंकि, चूंकि, ही, की, ठीक है, इस तरीके जो सेंटेंसेस जुड़े हुए होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, वो वाले वाक्य हमारे कहलाएंगे मिश्रित वाक्य। यहां तक बात हो गई हमारे 3 भेद हमने पढ़ लिए हैं। जी, इसके बाद हमारे अर्थ के आधार पर जो भेद देखने हैं वो हमने बात की थी। अर्थ के आधार पर हमारे पास 8 प्रकार के भेद होंगे और वो 8 प्रकार के भेद होंगे। पहला हमने बात की विधानार्थक। विधानार्थक देखिए वो वाक्य होते हैं जो सिंपल होते हैं, मतलब ना किसी को कोई आज्ञा दे रहे हैं, ना किसी को कोई कहें कि किसी काम के लिए रोक रहे हैं, ना उनमें कोई आश्चर्य होता है। इस तरह के वाक्य जो होंगे वो होंगे हमारे विधानार्थक। जैसे बालक हंस रहा है, सिंपल है, ना इसमें किसी ने कोई आज्ञा दी, ना कोई आदेश दिया, ना रोकने के लिए कहा, सिंपल सा वाक्य है, बालक हंस रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो होंगे हमारे विधानार्थक। बालक हंस रहा है, लड़की खेल रही है, ठीक है, माँ भोजन पका रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, इस तरह के जो सेंटेंस है वो आएंगे हमारे विधानार्थक में। चलिए नेक्स्ट जो है वो है हमारा आज्ञार्थक। आज्ञार्थक में क्या होगा? जब कोई आज्ञा आपको दी जाती है वो होगा आज्ञार्थक। जैसे दरवाजा बंद कर दो, यहां पर क्या दिया गया? आदेश दिया गया, आज्ञा दी गई, तो ये हमारा सेंटेंस जाएगा आज्ञार्थक में। माँ ने कहा कि खाना खा लो, माँ ने कहा खाना खा लो, ठीक है, पिताजी ने कहा खूब पढ़ो, तो ये क्या है? आदेश है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रकार की, अगले भेद की, और वो है निषेधात्मक या कहें निषेधार्थक। इसमें क्या होता है? निषेध का मतलब होता है किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए मना करना। जैसे यहां थूकना मना है, तो ये क्या है? ये निषेध है। यहां आपने देखा होगा कि पार्किंग के लिए जब कहीं हम जाते हैं और वहां पार्किंग एरिया नहीं होता तो वहां पर पार्किंग का इस तरह से साइन बना होता है कि यहाँ पर पार्क करना मना है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद तो इस तरह के जो सेंटेंस है, यहाँ थूकना मना है, फूल मत तोड़ो, ठीक है, शोर मत मचाओ, ये क्या है? ये हमारे निषेधार्थक वाक्य है। उसके बाद बात करते हैं, अगला है हमारा विस्मयार्थक या कहे विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें क्या होता है? वही सेंटेंस जो
किसी के दुख, क्रोध, घृणा ऐसे भावों को जो दर्शाएंगे वो हो जाएंगे हमारे विस्मयार्थक। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये किसका उदाहरण है? ये है विस्मयार्थक का। अरे वाह तुम कब आए? ठीक है। छी कितनी गंदगी है, हे राम ये क्या हो गया। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो जाएंगे हमारे विस्मयार्थक में। उसके बाद बात करते हैं तो अगला है इच्छार्थक। जब हम अपने इच्छा से किसी के अच्छा होने का आशीर्वाद जब हम देते हैं, उसका भलाई की कामना जब हम करते हैं, वो होता है इच्छार्थक। जैसे यशस्वी भव, ठीक है, भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करे, खूब पढ़ो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, वो होते हैं इच्छार्थक। उसके बाद अगला जो सेंटेंस है वो है हमारा संकेतार्थक। संकेतार्थक में देखिए क्या होता है कि कोई काम हो सकता था, लेकिन उसके बारे में हम यहाँ पर सिर्फ संभावना कर रहे हैं। जैसे अगर तुम खूब पढ़े होते तो पास हो जाते। ये एक सेंटेंस है जो बता रहा है कि काम हुआ नहीं, अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, अगर तुमने मन लगाकर मेहनत की होती तो तुम परीक्षा में सफल होते। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो होते हैं हमारे संकेतार्थक। उसके बाद है संदेहार्थक। संदेहार्थक वो वाक्य होते हैं जहां पर काम हुआ या नहीं, इसमें संदेह होता है, चाहे वो लिटिल बिट हो, थोड़ा सा ही हो। जैसे शायद, आज शायद बारिश होगी, आज शायद बारिश हो, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी। शायद मुन्ना सो गया होगा, पिताजी बाजार चले गए होंगे, माँ ने खाना खा लिया होगा। इस तरह के जो वाक्य हैं वो हमारे संदेहार्थक में जाते हैं। और जो अंतिम जो बच जाता है हमारा इसका भेद, वो भेद है हमारा प्रश्नार्थक। और ये प्रश्नार्थक हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रश्नार्थक जो भेद है वो हमारा भेद रहेगा, इसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। अरे तुम कब आए, क्या इसमें कोई प्रश्न है? सेंटेंस लिख रही हूं, अरे तुम कब आए। ये एक वाक्य है हमारे पास। क्या इसमें हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए? जी नहीं। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि ये आश्चर्य से पूछ रहा है कि अरे तुम कब आए, यहाँ पर पूछ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये अरे वाला शब्द हटा देंगे तब ये जो है ये बन जाएगा हमारा प्रश्नार्थक वाक्य। अर्थात जब हम किसी से, जिन वाक्यों में किसी से प्रश्न पूछा जाता है वो होते हैं हमारे प्रश्नार्थक वाक्य। तुम कब आए, तुमने खाना खा लिया क्या, तुम विद्यालय कब जाओगे, तुम्हारे स्कूल कब खुलेंगे, इस तरह के जो वाक्य हैं वो जाएंगे हमारे प्रश्नार्थक में। तो आज हमने पढ़ा स्टूडेंट वाक्य के बारे में। हमने पढ़ा सबसे पहले वाक्य की परिभाषा देखी कि वाक्य
जो है किसे कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक समूह जो है वो वाक्य कहलाता है। उसके बाद हमने वाक्य के अंग पढ़े। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वाक्य के भेद होते हैं। तो हमने 2 आधार पर वाक्य के भेद पढ़े। पहला पढ़ा हमने रचना के आधार पर, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उसके बाद हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर, जहां पर जिस तरह का अर्थ निकलेगा उसी तरह का वाक्य जो है वो होगा। जैसे प्रश्नार्थक, जहां प्रश्न पूछा जाए, विधानार्थक, जो जिसमें ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ना कोई आज्ञा दी जा रही है, ना निषेध किया जा रहा है, ना संकेत है, ना इच्छा है, वो वाक्य जो है वो हमारे होंगे सिंपल, यानी विधानार्थक। उसके बाद आज्ञार्थक, जहां पर आज्ञा दी जाए वो होगा हमारा आज्ञार्थक सेंटेंस। उसके बाद निषेधार्थक, जब किसी काम को करने के लिए जहां पर मनाही की जाए वो होगा हमारा निषेधार्थक। उसके बाद विस्मयार्थक में जब किसी चीज के लिए घृणा, दुख, शोक भाव, ऐसे भाव जो है वो दृष्टिगोचर हो, वो वाले अर्थ होंगे हमारे विस्मयार्थक। उसके बाद इच्छार्थक, जब हमारे मन की इच्छा जो है वो जिस वाक्य में आए वो इच्छार्थक हो जाएगा। उसके बाद संकेतार्थक, तो संकेतार्थक में इस तरह के वाक्य होंगे कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। जैसे अगर तुम सुबह जल्दी उठ जाते तो तुम्हें ट्रेन मिल जाती। ठीक है, तो ये वाले संकेतार्थक। और लास्ट संदेहार्थक, कि जहां पर संदेह हो काम के होने का, वो वाले वाक्य होते हैं हमारे संदेहार्थक। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा और आपको ये जो है आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करेगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो में अगली बार फिर से। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।